डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट के बारे में बता देता हूँ। तो इसके इंट्रोडक्टिव पार्ट में एवोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं कि प्रारंभ में सभी जीव जंतु कैसे थे, जलीय थे। इनमें से कुछ जीव जंतु एक्वाटिक लाइफ को छोड़कर टेरेस्ट्रियल लाइफ की ओर आए। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि क्या कारण रहा होगा कि इनमें से जीव जंतु एक्वाटिक लाइफ को छोड़कर टेरेस्ट्रियल लाइफ की ओर आए। पहली संभावना ये थी कि जल में ऑक्सीजन की कमी रही होगी, क्योंकि स्थलीय आवास पर ऑक्सीजन की उपलब्धता अधिक थी और इसी कारण से कुछ जलीय जंतु अपने आवास को छोड़कर स्थलीय आवास पर आए। दूसरा रीजन ये था कि जलीय आवास में जंतुओं की कई प्रजातियां विकसित हो चुकी थीं। जब ये अंडे देते थे तो इन अंडों को प्रीडेटरी से खतरा रहा होगा। और तीसरी संभावना ये थी कि जलीय आवास में अंडों में जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसके ड्राई होने की संभावना बहुत कम थी। तो इन्हीं कारणों की वजह से कुछ जीव जंतु एक्वाटिक लाइफ को छोड़कर टेरेस्ट्रियल लाइफ की ओर आए। अब एन एमनियोटा और एमनियोटा। एन एमनियोटा का मतलब जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जैसे कि पिसीज वर्ग और एम्फीबिया, ये दोनों समूह किस में रखे गए हैं? एन एमनियोटा समूह के अंतर्गत में आते हैं, जो लोअर वर्टिब्रेट के अंतर्गत में रखा गया है। और जो हायर वर्टिब्रेट, जिसमें फर्स्ट एमनियोटा समूह कौन सा था? रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल, जिनके अंडों में पीतक की मात्रा अत्यधिक हो पाई जाती है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेती, लेकिन यह भ्रूण के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ये मेम्ब्रेन विकसित हो रहे एम्ब्रो को प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ संख्या में 4 होती हैं, जिसमें फर्स्ट है योगसेक, सेकंड है आपकी एमनियन, थर्ड है कोरियन, फोर्थ है आपकी एलेंटॉइस। जिसमें से एमनियन और कोरियन का जो डेवलपमेंट है वो एक्टोडर्म और मीजोडर्म के सोमेटिक लेयर, सोमेटोप्ल्यूर के द्वारा होता है, जबकि योगसेक और एलेंटॉस का जो डेवलपमेंट है वो एंडोडर्म और मीजोडर्म के स्प्लेंचिनोप्ल्यूर के द्वारा विकसित होती हैं। तो द फर्स्ट ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन टू मेक इट्स अपीयरेंस इज द योगसेक। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों में सबसे पहले योगसेक का विकास होता है, अतः सबसे पहले इसका अध्ययन किया जाता है। तो जब ब्लास्टोडर्म का निर्माण होता है तो एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक स्प्लेंचिनोप्ल्यूर पीतक पिंड पर फैलकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है तथा योगसेक का निर्माण करती है। योगसेक में बाहर की तरफ मीजोडर्म और भीतर की तरफ एंडोडर्म होता है। एंडोडर्म पीतक के संपर्क में रहती है और इसी समय जो भ्रूणीय स्प्लेंचिनोप्ल्यूर एम्ब्रो की एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करती है और एलिमेंट्री कैनाल में फोरगट और हिंदगट ये बंद नलिकाएं होती हैं, जबकि मिडगट पीतक की तरफ खुली रहती है। योगसेक की एंडोडर्म सतह से अनेक फिंगर लाइक सलावटों का विकास होता है, जिसे योगसेक सेप्टा कहते हैं। और ये योगसेक सेप्टा
पीतक पिंड में धंसकर पीतक का पाचन करते हैं। और इसी समय क्या होता है, स्प्लेन चिन्होप्यूलर अत्यधिक संवहनीय हो जाती है और ये ब्लड कैपिलरीज से ब्रिटेलाइन वेन्स और ये ब्रिटेलाइन आर्टरीज का निर्माण करती हैं। और इनमें से ब्रिटेलाइन वेन्स पीतक पचेत का अवशोषण कर पीतक ग्रंथ से होते हुए भ्रूण के साइनस विनोसस में जाकर खुलती है और हार्ट का विकास हो जाता है। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा भ्रूण के विभिन्न भागों से भोजन का वितरण कर दिया जाता है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है वैसे वैसे पीतक की मात्रा घटने लगती है। भ्रूणीय विकास के दौरान अंडे में संचित एल्बुमिन गाढ़ा होकर मात्रा में घटने लगता है और ये एलेंटोइस के विकास के कारण इसे एल्बुमिन को पीतक कोष के निचले सिरे की तरफ धकेल दिया जाता है और पीतक कोष एल्बुमिन को ग्रहण कर इसे भी अतिरिक्त भ्रूणीय परिसंचरण के माध्यम से भ्रूण को भेज देती है। और इंक्यूबेशन पीरियड के समाप्ति के कुछ समय पूर्व लगभग 19वें दिन पीतक कोष को भ्रूणीय उदर गुहा में खींच लिया जाता है और इसे भ्रूण में समायोजित कर लिया जाता है। अब योगक्षेक के जो फंक्शन है, विकसित हो रहे एम्ब्रो के लिए अंडे में आरक्षित पीतक का पाचन कर भोजन या पोषक पदार्थ उपलब्ध कराती है। इसके बाद में आता है एमनियन और कोरियन। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन झिल्लियों का विकास साथ साथ होता है, इनका अध्ययन भी साथ साथ किया जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड के लगभग 30 घंटे पश्चात अतिरिक्त सोमेटोप्यूलर भ्रूण के ऊपर दोहरे बल्लों के रूप में विकसित होकर इन झिल्लियों का विकास करती है। क्योंकि प्रारंभ में विकसित हो रहे भ्रूण का जो हेड है वो थोड़ा सा पीतक की ओर दशा होता है और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक सोमेटोप्यूलर जिसमें बाहर की तरफ एक्टोडर्म और भीतर की तरफ मेसोडर्म पाई जाती है। और ये हेड जो कि दोहरे बलन के रूप में विकसित होती हैं जिसे एमनियोटिक हेड फोल्ड कहते हैं और ये धीरे धीरे वृद्धि करता हुआ अर्धचंद्राकार के रूप में भ्रूण के ऊपर विकसित हो जाता है। और ये लेटरल साइड में और ये पार्श्व की तरफ बलन विकसित होता है जिसे टेल फोल्ड कहते हैं, जहाँ पर ये फोल्ड्स ये आपस में मिलते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, सीरो एमनियोटिक कनेक्शन कहते हैं। इन जो फोल्ड का जो बाहरी स्तर है जिसमें बाहर की तरफ ये बाहर की तरफ एक्टोडर्म और भीतर की तरफ मेसोडर्म पाई जाती है। बाहर की तरफ क्या है, एक्टोडर्म और भीतर की तरफ मेसोडर्म पाई जाती है जिसे कोरियन कहते हैं। और इन बलनों का जो भीतरी स्तर है जिसमें बाहर की तरफ मेसोडर्म और भीतर की तरफ एक्टोडर्म पाई जाती है जिसे एमनियन कहते हैं। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो गुहा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक सीलोम कहते हैं। अब इसके बाद में एमनियन और कोरियन के जो फंक्शन है, कोरियन भ्रूण की सुरक्षा करती है तथा ये एलेंटोइस के साथ मिलकर भ्रूण के श्वसन अंग का कार्य करती है। और एलेंटोइस भी ये एम्ब्रो को क्या करती है, पोन्स उपलब्ध कराती है जिससे एम्ब्रो के ड्राई होने का खतरा नहीं रहता। और ये मेम्ब्रेन फिजिकल शॉक से एम्ब्रो की रक्षा करती है। इसके बाद में आता है एलेंटोइस।
एलेंटॉयस इंक्यूबेशन पीरियड के लगभग थर्ड डे, तीसरे दिन एम्ब्रो की हिंदगट की निचली सतह पर उपस्थित, हिंदगट की जो निचली सतह पर उपस्थित स्प्लेन्चिनोप्लूलर से, जिसमें बाहर की तरफ मीजोडर्म और भीतर की तरफ एंडोडर्म होती है, यह एक बैग लाइक स्ट्रक्चर संरचना होती है जिसे एलेंटॉयस कहते हैं। एलेंटॉयस तीव्रता से वृद्धि करता हुआ ये सीलोम पर फैल जाता है और ये एमनियन और कोरियन से डिफरेंट होती है क्योंकि इसका जो उद्भव है वो ये शरीर से होता है। और इसका जो फंक्शन है, ये एलेंटॉयस ये भूड़ी है नाइट्रोजिनोस बेस्ड लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड सबस्टेंस को एकत्रित करने का कार्य करती है और यह भूड़िया यूरिनरी ब्लेडर की तरह कार्य करती है और यह एलेंटोकोरियन भूड़िया रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह कार्य करती है। आप इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।